एवरेज, अगर मैं इसको मैथमेटिकली इस तरीके से सॉल्व करता कि मैं हर ड्राइंग का एग्जैक्ट आउटस्टैंडिंग पीरियड को निकाल निकाल के ऐड कर देता तो भी आंसर वही आता। तो बेसिकली इतने लंबे तरीके की बजाय ये छोटा नहीं हो गया कि आप सीधे 1,20,000 पे निकालो और एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड यूज कर लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड कैसे निकलता है? बोलो, आउटस्टैंडिंग पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस आउटस्टैंडिंग पीरियड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे क्वेश्चन में कितना है? फर्स्ट ड्राइंग से पीरियड आउटस्टैंडिंग 12, लास्ट ड्राइंग से 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया? अरे 13/2, 6.5 आया कि नहीं आया? अब क्या है, तो ये पूछ रही कि ये कैसे आ जाता है? ये ऐसे ही आता है, और कोई तरीका नहीं है। कल मैंने क्वेश्चन घुमा के दिखाए थे तुमको कि ये पीरियड 12 महीने का ही होगा, ऐसे कोई कसम नहीं है। पीरियड 9 महीने का भी हो सकता है। अगर ये पीरियड 9 मंथ का होता और तुम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ पे ड्राइंग कर रहे हो, तो मुझे बताओ कि कैसे इसी सिचुएशन को कैसे सॉल्व करोगे? 1 अप्रैल को तुमने ड्राइंग किया, 31 मार्च हमारी लास्ट डेट है, 1 अप्रैल को ही वाले क्वेश्चन है, 10 के ड्रॉ करते हो। अब मुझे बताओ कैसे कंसेप्ट लगाओगे? मंथली ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग है, 10% से इंटरेस्ट लेना है। 10 के इंटू 9 ये हो गया टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल जितना ड्रॉ किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो कोई झगड़ा ही नहीं है, 10/100। उसके बाद एवरेज पीरियड लेना है, एवरेज आउटस्टैंडिंग गधों। पहले का आउटस्टैंडिंग कितना है? 9। आखिरी आउटस्टैंडिंग कितना है? 1। तो कितना आ गया? 5। आया समझ नहीं आया? अब इसको तुम रटो। अगर ये क्वेश्चन 6 महीने का होता और 6 महीने में लास्ट डे पे ड्राइंग कर रहे होते, ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है, लास्ट डे पे ड्राइंग करते हो मंथली, मतलब पहली ड्राइंग होगी 30 अप्रैल पे 10 के। अब बताओ कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? फिर से बार बार बोल रहा हूं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सोचो, टोटल कितना ड्रॉ किया है? 10,000 इंटू, ये 6 मंथ का पीरियड है, हाँ, 6 इंटू 10% इंटू, चलो डिवाइड में तो 12 है पर एनम की वजह से, ये पर एनम की वजह से होता है बस, नहीं तो ये क्वेश्चन में डिवाइड बाय 12 करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो डिवाइड बाय 12 हुआ पर एनम की वजह से। अब एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना है? अरे गधों, पहले वाले का आउटस्टैंडिंग कितना है? 5 महीने। आखिरी वाले का आउटस्टैंडिंग कितना है? 0 महीने डिवाइडेड बाय 2, कितना आया? 2.5 मंथ। ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? तो मैंने ना कल कॉमन सेंस सिखाया था, ये सिखाया था कि जब भी मंथली ड्राइंग होगी तो 3 सवाल आ सकते हैं मंथली ड्राइंग पे, या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या तो एंड ऑफ द मंथ, या तो मिडिल ऑफ द मंथ। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो कितना आउटस्टैंडिंग पीरियड होगा? एवरेज आउटस्टैंडिंग कितना आएगा बिगिनिंग होगा तो? ये सवाल दिमाग में आना चाहिए, ऐसे नहीं आता सीधा आंसर कि वो तो वो 6 ही होता है या 6.5 होता है। टाइम कितना है? अगर मैं कहता हूं टाइम है 6 महीना, अब बताओ इसमें मैंने इमेजिनेशन समझाई थी तुम्हें कि 6 मंथ पे एवरेज हमेशा कितना आएगा नॉर्मल केस में? 3 महीने। पर वो कब आएगा? जब मिडिल हो। अगर वो बिगिनिंग होगा तो एक्चुअल में जब मंथली गैप है ड्राइंग में
तो 0.5 का एडजस्टमेंट चलता है, बिकॉज 1 मंथ का एवरेज भी कितना होता है 0.5। 1 मंथ का एवरेज कितना होता है 0.5, इसलिए बिगिनिंग पे 3.5 और एंड पे 2.5 आ जाएगा। मतलब ये 3 मंथ बीच में है, बिगिनिंग पे 3.5 और एंड में 2.5। क्या समस्या है? नहीं आया समझना क्या बोला मैंने? ये ऐसा मैंने इमेजिनेशन के लिए दिया है तुम्हें बेसिकली, लेकिन ये सब फालतूगिरी है। क्यों? क्योंकि अब कल क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। आपने रेगुलर ड्राइंग तो की है, जैसे कि 1 अप्रैल से लेके 1 मई जून वगैरह वगैरह, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, 1 सितंबर तक। उसके बाद तुमने ड्राइंग ही नहीं करी और 31 मार्च तुम्हारा ईयर एंड है और अब तुमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा जा रहा है। अब तुम यहां वो 6 महीने वाला कंसेप्ट लगाओगे तो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे 6 महीने वाला कंसेप्ट लगाओगे कि तुमने 1 अक्टूबर से ड्राइंग शुरू करी है 31 मार्च तक, तो वो चालू लगेगा तुम्हें एग्जैक्टली सेम। यहां पे अप्लाई है, यहां पे अप्लाई हो जाएगा, यहां अप्लाई नहीं होगा। लॉजिक से समझ में आना चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाली जो ड्राइंग है वो आखिरी महीने की नहीं है कि वो एंड हो गया वहां पे। नहीं आ रहा ना समझ? कल इसके जैसा क्वेश्चन किया था और उलझ गए थे तुम। चाहे ये मतलब ऊपर वाला कंसेप्ट इस केस में नहीं लगा सकते तुम। आंसर तो हर मेथड से आ जाएगा पर सही तरीके से। तुम इसको इररेगुलर ड्राइंग बना के सॉल्व कर लो तब भी आंसर आएगा। तुम प्रोडक्ट मेथड बना के सॉल्व कर लो तब भी आंसर आएगा। आंसर हर बार आएगा और सही आएगा। अगर तुम ये बोलो 1 अप्रैल वाली ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग निकालूंगा प्लस 1 मार्च वाली ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग निकालूंगा, मतलब इंटरेस्ट निकालूंगा, सबके अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के जोड़ दूंगा, आंसर आएगा। तुम इसमें प्रोडक्ट मेथड लगाते हो, अमाउंट लिखते हो और हर अमाउंट का आउटस्टैंडिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करते हो, वही वाली टेक्निक अप्लाई करते हो, तब भी आंसर आएगा। रेगुलर ड्राइंग पे प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं सर? बिल्कुल लगा सकते हैं। ये ऊपर पे लगा के दिखाओ, ये जहां पे आपने 6500 निकाल के दिखाया इसको, ये लो अभी लगा के दिखा देता हूं। ये 10 के था ना, पर क्यों नहीं लगा रहे थे अभी समझ में आ जाएगा तुमको। अब तुम ऐसे 12 बार लिखना पड़ेगा, फिर तुम्हें 12, 11, 10 लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा, पर अननेसेसरी सेंसलेस हो गया ना इतना लंबा करने का। इसे तो वो सीधे ही ऐड कर, ये बेटर था जो ये मैंने अभी करके दिखाया तुम्हें। पर सबसे बेटर कौन सा है? ये सीधा वाला तरीका। कुछ समझ में भी आ रही कि ऐसे ही बोले जा रहा हूं मैं? हाँ? तो ये चीज समझो कि बार बार हर जगह पे लॉजिक सोचना पड़ेगा। आंसर तो किसी भी मेथड से निकल आएगा, तुम उसको इरेगुलर ट्रीट कर लो तब भी आंसर है। वो रेगुलर इरेगुलर कोई अकाउंट्स का फंडा नहीं है, वो हम आसानी से सॉल्व कर सके इसलिए हमने क्लासिफाई कर रखा है टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है कि इरेगुलर पे मैं रेगुलर नहीं लगा सकता, रेगुलर पे मैं इरेगुलर नहीं लगा सकता, पर क्या लगा रहे हो वो समझ में आते रहना चाहिए। अब अगर क्वार्टरली पे सोचे हम, इमेजिन करना नहीं आता ना तुमको, इसलिए तुम्हें दिक्कत होती है। मुझे बताओ, मिडिल ऑफ द क्वार्टर अगर ड्राइंग कर रहे हो तो एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना होगा? अगर टोटल पीरियड 12 महीने का है तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर पे ड्राइंग कर रहे हो, टोटल 12 महीने का पीरियड है, तो एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना आएगा? बाकी सब तो अपन लिख ही लेंगे ना, वो तो क्वेश्चन देता ही है। ड्राइंग फ्रॉम द फर्स्ट, सॉरी, पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? फर्स्ट क्वार्टर चलता है 1 अप्रैल से लेके 30 जून, तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर आएगा 15 मई। फिर 30 जून से कब तक? 30 सितंबर। इसका मिडिल कब आएगा? सोचना। फिर 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर। हाँ, अरे बोलो गधो। 15 नवंबर और 31 मार्च। इसका कब आएगा? 15 फेब। तो ये 4 डेट को ड्राइंग होगी।
अरे कुछ समझ में आया? क्या मुझे चारों वैल्यूज से मतलब है? अरे इसके रेगुलर होने का फायदा उठाएंगे। चारों वैल्यूज से मतलब तब होता जब ये इररेगुलर होता। अभी भी समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रही है? ये इररेगुलर होता तो मेरे को चारों अमाउंट अलग होने पड़ते और चारों आउटस्टैंडिंग, फिर प्रोडक्ट मेथड लगा देता मैं। रेगुलर होने का फायदा उठाओ, इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो इक्वी डिस्टेंस है, सेम अमाउंट है, तभी तो हम इसका फायदा उठाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हम केवल एक्सट्रीम्स को पकड़ लेंगे, फर्स्ट ड्रॉइंग और लास्ट ड्रॉइंग, इनका आउटस्टैंडिंग निकाल लो कितना है। फर्स्ट का आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना है? अभी भी नहीं सोच पाओगे? 31 मार्च में शुरू के 1.5 महीने छोड़ दिए तो 10.5 मंथ बचे कि नहीं? ऐसे सोचते हैं। अप्रैल छूट गया और 15 दिन मई के छूट गए, बाकी का तो इंटरेस्ट लगेगा ना। और आखिरी ड्राइंग हुई है 15 फेब को, इस पे कितने दिन का ब्याज लगेगा? 15 फेब को ड्रॉ करके ले गया है पार्टनर, 1.5 महीना। ऐसे दिमाग को सोचो, बार बार प्रैक्टिस करेगा सोचने की, तब आसान होगा ये। तो अब ये 10.5 और 1.5 कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज कितना आया? 6। जब भी 12 महीने हैं तो क्वेश्चन मंथली का हो या क्वार्टरली का, 12 महीने पे एवरेज कितना आना है? 6। 6 महीने पे एवरेज कितना आना है? 3। 9 महीने पे एवरेज कितना आना है? 4.5। 10 महीने का क्वेश्चन होगा तो 5। ये लॉजिक से सोचने की बात है कि एवरेज वहीं आएगा। लेकिन बिगनिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है तो क्या होता? मैं कह रहा हूं कुछ नया नहीं सोचो, वही सोचो। बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर पे ड्राइंग करके देख लो। क्वार्टर तो याद हो गए ना? 1 अप्रैल से पहला क्वार्टर कहां एंड होगा? 30 जून। फिर क्वार्टर कहां एंड होगा? 30 सितंबर। फिर क्वार्टर कहां एंड होगा? 31 दिसंबर। फिर क्वार्टर कहां होगा? 31 मार्च। अब अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर पे ड्राइंग हो रही है, मतलब पहली ड्राइंग कहां हो गई? 1 अप्रैल को। आखिरी ड्राइंग कहां हो गई? 31 दिसंबर या 1 जनवरी, वॉट एवर यू कैन से, एक ही बात होती है। नहीं आ रहा ना समझ? फर्स्ट ड्राइंग से आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना हो गया? आखिरी ड्राइंग से आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना हो गया? और इन दोनों का एवरेज करेंगे तो 15/2, दैट इज, अब ये 7.5 महीने आया है क्योंकि हम क्वेश्चन में इमेजिन करके चल रहे हैं हमारा पूरा अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है? 12 महीने का। अब ये 7.5 को लॉजिक से सोच लो। 6 तो एवरेज था, 12 महीने तो 6 ही एवरेज है। सवाल ये है कि बिगनिंग हो गया तो 1.5 1.5 क्यों जुड़ गया? क्योंकि टोटल पीरियड अब कितना है? 3 महीने का, और 3 महीने का एवरेज कितना होगा? 1.5। जब मंथली क्वेश्चन था तो 6 एवरेज था 12 महीने का, उसमें 0.5 का एडजस्टमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि आउट टोटल गैप कितना था? 1 महीना। अभी भी नहीं आ रहा है समझ में? मुझे पूछ लो, अभी भी कोई दिक्कत है तो अब तुम्हारे मन में कोई और सवाल? देखो, A, B and C are 3 partners. On 1st April 24, their capital stood as A 1 lakh, B 2 lakh and C 3 lakh. ये क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ रहा हूं मैं। It was decided that का मतलब ये होता है कि provided in partnership deed. Decided मतलब क्या? दोनों के मतलब पार्टनर्स के एग्रीमेंट है उस पर, डिसाइड तो तभी होगा ना। They would receive interest on capital, तो इनको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है। होता है क्या? अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और पर मंथ पे ध्यान दे लेना। विनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, ये एक ही वर्ड है, ऐसे सोचो। मतलब जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है उसमें से केवल कमीशन माइनस करने पे जो फिगर आएगा उसका 10% देना है, 5% देना है। कोई डाउट है इसमें? आगे चलो। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और कह दिया 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। बिफोर द अबो आइटम्स वेर टेकन इनटू अकाउंट, मतलब ये चारों की बात कर रहा है वो। बिफोर द अबो आइटम्स वेर टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 वॉज 5 लाख। इसका क्या मतलब है? 5 लाख में से चारों चीजें एडजस्ट हो गई हैं या बाकी है एडजस्ट होना? सबसे पहले अब वो चाहता क्या है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो और कैपिटल अकाउंट बना दो। मुझे ये बताओ,
सबसे पहले क्या करना चाहते हो क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट चेक करेंगे। क्या चेक करेगा नेट प्रॉफिट में? किस चीज की अवेलेबिलिटी? नेट प्रॉफिट की। नहीं, ऐसे कैसे समझ जाओ, मैं तो समझा के बताता हूं। ऐसे ही तुम उल्टा सीधा समझते रहते हो, फिर उल्टा सीधा करते रहते हो। बांटने में लॉस हो जाता है। वाह, बांटने में लॉस कैसे होता है? तेरे पास 10 एप्पल है, 4 लोगों में बैठना है, तो उसको बांटेगा तो तेरे को लॉस हो जाएगा। कैसा? एप्पल नेगेटिव हो जाएगा। सही से बोलना सीखो, बताओ क्या करोगे? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फॉर व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। ये जितने अप्रोप्रिएशन है इनको देने के लिए जो डिसाइडेड है, उतना सफिशिएंट प्रॉफिट हमारे पास है या नहीं, है ना? यही बोल रहे थे ना तुम? सही बात है। चलो करो चेक, बताओ मुझे कैसे पता। पहले तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? ओ गधों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए देखो क्या बनाना पड़ता है। ऐसे है तुम्हारे बोलने से थोड़ी हो जाता है वहां पे। मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूं, मेरे को जवाब नहीं दे रहे हो, अपने कोई आंसर निकाल रहे हो, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कैसे सोच रहे हो तुम? कैसे निकालूं मैं? मेरा सवाल नहीं समझ में आ रहा? हाँ तो जवाब दो उसका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या सोचना चाहिए हमको? अच्छा एक सेकंड, सॉरी सॉरी। हाँ क्या क्या? सॉरी, ये इसके बात में भूल गया मैं बीच में। चलो एक बात सोच पाए तुम, पहले ये सोचा करो मेथड कौन सी चल रही होगी इस क्वेश्चन में। मेथड पे क्या ख्याल है तुम्हारे? मेथड के बारे में क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने। कैपिटल अकाउंट की कौन सी मेथड है? फ्लक्चुएटिंग। नहीं तो करंट कुछ ना कुछ होता, नहीं तो वो बोलता कुछ ना कुछ। अगर वो साइलेंट है और एक ही कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, मतलब वो फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से बैलेंस पे निकलता है? ओपनिंग पे। और अगर फिक्स मेथड होती तो क्या करते? फिक्स कैपिटल अकाउंट को चेक करना पड़ता और बैलेंसेस देखने पड़ते, कब से कब तक कितना रहा है। उसमें करंट अकाउंट को देखते ही नहीं है। अरे एंट्री भले करंट अकाउंट से पास करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहां से पास होगी? करंट अकाउंट से, अगर फिक्स मेथड है तो। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही अकाउंट है। ये ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि वापस इसका भी रिवीजन कराऊं वापस? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कभी कभी क्वेश्चन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी बना सकता है? इस क्वेश्चन में बनाया है। ये भी याद रखना चाहिए। चलो अब तो बताओ, ये जो कैपिटल के बैलेंस दिए हैं ये कौन से बैलेंस है? क्लोजिंग की ओपनिंग? कैसे पता? डेट देख के। कौन सी डेट देखी तूने? 1 अप्रैल 24। क्वेश्चन में पीरियड दिख रहा है हमको, डेट का पीरियड दिख रहा है। 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 और ओपनिंग डेट की एंट्री है। इससे पता चला 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5% से देना है। कितना होगा? 5, 10, 15। अभी तो चल रही ना स्क्रीन, 20 और 10 30,000। आगे चलो, आज देखो उसमें लैग ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या चल रहा होगा, नेटवर्क की दिक्कत होगी। आगे बोलो प्राणियों। नहीं नहीं बताओ। सैलरी क्यों 1,20,000? तो पर मंथ पे पता नहीं कम महीने दिए हो तो। और अमित का है। आगे चलो, 12 महीने का क्वेश्चन है सर, और हर महीने सैलरी मिली होगी ऐसा अजम्पशन लेना ही पड़ेगा। बस
अरे वो ऐसा कुछ बाद में कर लेना। 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, मतलब कितने पैसे जाने चाहिए वो तो निकाल ही सकते हो। नेट प्रॉफिट का 10% बोल तो रहा है, मैं तीनों में डैश लगा रहा हूं। अरे कुछ समझ में आएगा? ऊपर से इतने पैसे उधर ट्रांसफर करने के लिए चाहिए, टोटल में ले लिए कि हाँ उतने ट्रांसफर होने चाहिए। आखिरी बचा है कमीशन। अभी तक कितने पैसे हो गए? 1, 20 और 30, 1.5 और 5, 2 लाख। अपने पास 5 लाख हैं। चलो कमीशन और ढूंढ के लाते हैं। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, कहां से ढूंढना है? उसमें लिखा तो है सब, इतने इजी भाषा में लिखा, उसके बाद भी रोते हो तुम। लैंग्वेज में आंसर देना मेरे को, फाइनल आंसर नहीं, लैंग्वेज में। हाँ, बिनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5%। अब है ना, इसको तुम पढ़ते नहीं हो, मैं बार बार बोलता हूं इसको पढ़ा करो। 5% ऑफ एनपी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, एनपी आफ्टर कमीशन। इसके ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है और तुम घूमते रहते हो। तो देखो, एक होगा एनपी बिफोर कमीशन। अब है ना, बात मत करना गधों, नहीं तो मैं अभी ढंग से डांटने वाला हूं। इस एनपी बिफोर कमीशन में से माइनस होगा जब कमीशन, तो बनेगा एनपी आफ्टर कमीशन। अब वो बोल रहा है कि वो जो एनपी आफ्टर कमीशन आएगा ना, एनपी आफ्टर कमीशन, उसी का 5% है कौन? कमीशन। अभी भी ये ऐसा है, कुछ स्टोरी समझ में आई कि ऊपर से जा रही है अभी भी ये? अब अगर मैं ये कमीशन की जगह पे ये रिप्लेस कर दूं 5% ऑफ एनपी आफ्टर कमीशन, अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ऐसे करना सीख जाओगे तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो, दो वेरिएबल ही है अपने पास। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है अपने पास क्वेश्चन में। अरे बोलो, नेट प्रॉफिट है ना 5 लाख, इसको मैं बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन ही बोलूंगा ना। सर हमारी इच्छा हो रही है ये सब माइनस करने के बाद वाले को बोलो बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन। इसमें कोई रैंकिंग थी क्या कि पहले क्या देना है दूसरा क्या देना है? क्वेश्चन ने बनाई है क्या? 5 लाख में पहले ही कमीशन देना हो तो? जब क्वेश्चन डिफाइन नहीं कर रहा तो मैं तो नेट प्रॉफिट यही मानूंगा ना, बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन। अगर वो रैंकिंग दे देता या वो बोलता कि नहीं सैलरी दे दो, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा या कुछ और दे दो, या आफ्टर ऑल ट्रांसफर्स जो प्रॉफिट बचेगा उसके साथ करना 5%, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने। तो जरा बताओ, 5 लाख रुपए है तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसमें से माइनस होगा कौन? 5% ऑफ एनपी आफ्टर कमीशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एनपी आफ्टर, अरे तो ये उधर जाके 105% हो जाएगा। अच्छा, इसको लैंग्वेज में पढ़ के बताऊं? ये ऐसे कोई बना ले तो यहीं सॉल्व हो जाता है। ये 100% है, इस पे ये 5% है, तो ये 105% है कि नहीं है? नहीं आया ना समझ? ये जो मैंने बनाया ये समझ में नहीं आया ना? अरे यार तुम देखते नहीं हो। मैं ये कह रहा हूं 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन लिखा है ना, तो इसको 100 बनाना पड़ेगा तभी तो ये सॉर्ट आउट होगा। ये 5% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ऊपर वाला अपने आप कितना होना चाहिए? ये वही है कहानी, इसको देखने के बहुत नजरिए हैं। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन की वैल्यू कितनी आएगी? 100% के बराबर, मतलब कि ये 5 लाख डिवाइडेड बाय 105% कर दो, वैल्यू कितनी आएगी? चलो जल्दी बताओ। ये परसेंटेज की जगह पे हम इंटू 100 लिख सकते हैं, ऊपर आगे अपॉन में डिवाइड हुआ है वो ऊपर चला गया, जल्दी बोलो। ये 21 है कि नहीं है? ये 20 है कि नहीं है? बहुत अजीब सा फिगर आ रहा ना?
हाँ, अगर एनपीएसी की वैल्यू है, ये इक्वेशन बना रहे थे ना अपन, एनपीएसी की वैल्यू आ गई तो मुझे कमीशन की वैल्यू बताओ। एनपीएसी का 5% है ना, तो इसका 5% कर दो, इसका 10% करोगे तो ये कितना बचेगा? 47619, और 5 करना है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना बचेगा? अप्रॉक्स। कोई डाउट है? ऐसे में आ रहा हो, यही है, चेक कर लो। अरे आया, कोई नहीं आया समझ में? इसमें जो ये तो है ना, तुमको चलो ठीक है प्रैक्टिस करानी थी थोड़ी सी। इसमें कंसेप्चुअल केवल एक बात थी जहां तुम बाद में उलझोगे कि वो सर ये जो रिलेशन बनाना है एनपीबीसी एनपीएसी का, ये 3 लाख से बनाना है या 5 लाख से बनाना है? 5 लाख से क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कोई रैंकिंग नहीं दे रहा है कि प्रॉफिट में से पहले सैलरी माइनस कर दो या वो माइनस कर दो, उसके बाद जो फिगर बचेगा उस पर कमीशन निकालना। अरे मेरी बात कुछ समझ में भी आ रही कि ऊपर से जा रही है? ये सब माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में कोई रैंकिंग नहीं है। तो हम यही मानेंगे कि नेट प्रॉफिट में से 5% कमीशन देना है तो सीधा 5 लाख से ही रिलेशन बनाएंगे, ये सब माइनस करके नहीं बनाएंगे। ये कितना आ गया? 23,810। अरे आया ना? किसको मिला ये? बी को 23,810। इसके बाद क्या होगा? जो कुछ बचा वो है डिविजिबल प्रॉफिट। टाइम पास नहीं चाहिए, जल्दी से। जब हम 5 लाख में से ये सारा डेटा माइनस करेंगे तो 276,190 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब इस डिविजिबल प्रॉफिट का क्या करते हैं पता नहीं है क्या? पीएसआर में बांट देते हैं ना। क्वेश्चन में कितना है पीएसआर? तो 276,190 डिवाइडेड बाय 3 करके दिखाओ। बहुत कठिन काम है ना। 5 बोल रहा है वो। दो लोगों को 3-3 रुपए दे देना और एक व्यक्ति को 4 रुपए दे देना। 92063, 92063 और 92064। अरे ये ऐसे ऐसे। अब इस क्वेश्चन के बाद अब मैं तुमको P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट भी बता दूं। हाँ है ना, मतलब है ना, बिल्कुल ही। हाँ मेरी मर्जी, मैं ओरली डिस्कस करूंगा और तुम राइटिंग में करके आओगे। सबसे पहले लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें नेट प्रॉफिट लिख लोगे बाय P&L। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्वेश्चन में है नहीं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे 5, 10, 15। फिर उसके बाद सैलरी 2B, फिर जनरल रिजर्व के लिए 2 जनरल रिजर्व, सब डेबिट में आते जा रहे हैं। 2 कमीशन, और फिर बाद में 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पीएसआर में बढ़ जाएगा। ये सारा वर्किंग क्या हुआ है। बाद में प्रॉफिट, ये कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग बनाना है, एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है उसने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3 कॉलम बना के 1, 2, 3 लिख दोगे। उसके बाद जिस जिस पार्टनर को जो मिला है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों कॉलम में चली जाएगी, तीनों को मिली है। सैलरी उसी को जाएगी जिसके को मिलनी चाहिए। कैपिटल बढ़ेगी उसकी 1,20,000 से। जनरल रिजर्व वहां नहीं जाने वाला है कैपिटल में, वो गया ही नहीं कैपिटल में। कमीशन बी को दे दो, और आखिरी में ये डिविजिबल प्रॉफिट तीनों को दे दो जितना लिखा है। ये सब क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी, और बाद में बैलेंस कैरिड डाउन। कोई डाउट है क्या? वो मैच हो जाना चाहिए आंसर से, क्वेश्चन खत्म। 50 to 53 खुद से करोगे ट्राई, अभी भी नहीं होंगे। पर इस क्वेश्चन में तुमसे क्या नहीं हो रहा था तुमको समझ में आया है? कंसेप्ट तो मैंने एक बताया है केवल, कि क्वेश्चन कहीं नहीं बोल रहा था, वो कमीशन वाला एकमात्र कंसेप्ट है, उसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं था क्वेश्चन में। था तो बताओ, कमीशन को छोड़ के कोई कंसेप्ट था? कमीशन में भी केवल तुमसे सड़ी सी चीज, वो इक्वेशन, अभी भी ये इक्वेशन समझ में नहीं आई कैसे बनती है, वो मना कर रहा है।